ये कोई खबर नहीं है कि कई WWE पहलवानों की मृत्यु हो गई है जो वर्षों से असामयिक हैं, और नियमित लोगों की तरह इनमें से कुछ पहलवानों की मृत्यु से पहले बच्चे थे। परिवार के किसी सदस्य को खोना कभी भी आसान नहीं होता है, विशेष रूप से एक माता पिता के रूप में किसी के पास। तो बच्चों के साथ क्या हुआ? WWE सुपरस्टार जो निधन हो गया, अब वे कहां हैं? पता लगाने के लिए चारों ओर चढ़ी। हम कुश्ती के इतिहास में सबसे बड़े पात्रों में से एक के साथ अपनी सूची शुरू कर रहे हैं, और सबसे बड़ा, हम काफी शाब्दिक हो रहे हैं। नाम आंद्रे द जाइंट। हाँ, हम सभी को उस विशाल टाइटन को याद है जो अपने विशाल कद के साथ सभी प्राकृतिक आकार के कानूनों को धता बताता था। लेकिन कई लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनकी एक बेटी है। यह सही है, उसके मरने से पहले आंद्रे की एक बेटी थी जिसका नाम जेन क्रिस्टेंसन के साथ रॉबिन था। उन लोगों के लिए जो इस बात से अवगत हैं कि आंद्रे द जाइंट के विशाल कद कोई दुर्घटना नहीं थी, लेकिन वास्तव में अतिरिक्त वृद्धि हार्मोन द्वारा ईंधन की गिगेंटिज्म का परिणाम था। अपनी बेटी के समान विशाल होने के बारे में उत्सुक नहीं होना मुश्किल है। कुआं वह नहीं है, लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, हमें देर से आंद्रे के बारे में बात करने की जरूरत है। 7 फीट 4 इंच लंबा और लगभग 236 किलोग्राम वजन वाले इस आदमी को दुनिया के 8वें वंडर को डब किया गया था। कुश्ती की दुनिया में उनका करियर 1960 में वापस शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने 1970 तक अमेरिका के लिए कदम नहीं उठाया। से 80 के दशक के मध्य में 1973 आंद्रे एक हॉट टिकट आइटम था। तत्कालीन दुनिया भर में कुश्ती महासंघ के मालिक द्वारा बुक किया गया विंसेंट जे मैकमोहन, वह एक विशेष आकर्षण के बाद एक मांग बन गया। संयुक्त राज्य भर में चकाचौंध दर्शकों और यहां तक कि न्यू जापान प्रो कुश्ती के साथ जापान में लहरें बना रही हैं। जैसे जैसे कुश्ती का दृश्य बढ़ता गया, 1980 के दशक में आंद्रे की प्रसिद्धि केवल बढ़ती रही। वह नए रिब्रांडेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का एक प्रधान बन गया। वडोफ हल्क होगन जैसे प्रतिष्ठित आंकड़ों के खिलाफ जाना। उनकी लड़ाई में 1987 में रेसलमेनिया 33 को सुर्खियां दी गईं। 1988 में आंद्रे ने एक बार फिर से होगन को हराकर दावा किया कि दावा करें WWF चैंपियनशिप। मुख्य कार्यक्रम के उद्घाटन एपिसोड पर उनके शानदार करियर की मुकुट उपलब्धि। 1990 में कंपनी छोड़ने के बावजूद वह कुश्ती उद्योग में होने के लिए एक बल बने रहे, विशेष रूप से सभी जापान प्रो कुश्ती में, जहां वह अक्सर दिग्गज बुब्बा के साथ मिलकर काम करता था। दुख की बात है, आंद्रे द जाइंट का 40 साल की उम्र में निधन हो गया। वह 21 जनवरी को पेरिस के एक होटल के कमरे में अपनी नींद में मर गया। 1993 दिल की विफलता और उसकी नींद में दिल का दौरा, संभवतः उनके अनुपचारित एक्रोमेगाली के कारण। वह रात से पहले बाहर हो गया था, अपने दोस्तों के साथ ताश खेलना, इसलिए उनकी मृत्यु की खबर ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आंद्रे की मृत्यु के बाद के हफ्तों में पूरी कुश्ती दुनिया शोक में चली गई और वह WWE हॉल ऑन फेम में पहली बार इंडिकेटी बन गया। उन्हें रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर हॉल ऑन फेम और प्रोफेशनल रेसलिंग हॉल ऑन फेम में शामिल करके भी सम्मानित किया गया। लोग उन्हें सबसे प्रसिद्ध पहलवानों और पॉप संस्कृति आइकन में से एक के रूप में याद करते हैं। लेकिन आंद्रे द जाइंट सिर्फ एक कुश्ती सुपरस्टार की तुलना में बहुत अधिक था। वह एक प्यार करने वाले पिता भी थे। उसका एकमात्र बच्चा रॉबिन क्रिस्टेंसन अपनी पत्नी द्वारा पैदा हुआ था, स्वर्गीय जीन क्रिस्टेंसन, जो 2008 में निधन हो गया। जीन और एंड्रे जल्दी में मिले थे। 1970 के दशक में उन्होंने कुश्ती उद्योग में एक मॉडल और जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम किया। एक साथ उनका एकमात्र बच्चा रॉबिन 1970 में पैदा हुआ था, और यद्यपि वह हमेशा अपने पिता के संपर्क में थी, वह केवल उसे अपनी मृत्यु से 5 बार देखने को मिली। यह आंद्रे और जीन के बीच तनावपूर्ण संबंध के कारण था और पहलवान के व्यस्त कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप भी, जो अन्य सामान के लिए ज्यादा समय नहीं छोड़ा। तथापि उन्होंने बाल सहायता का भुगतान करके और उसके लिए एक ट्रस्ट फंड स्थापित करके अपनी बेटी का समर्थन करना सुनिश्चित किया। बड़े आदमी से बहुत अच्छा पालन पोषण, और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। जब आंद्रे का निधन हो गया, उसने रॉबिन को सब कुछ छोड़ दिया। उसे अपनी संपत्ति के लिए एकमात्र उत्तराधिकारी बना रहा है, और यह देखते हुए कि आंद्रे कितना दिग्गज अपने प्रमुख में बना रहा होगा, उनकी बेटी जीवन के लिए बहुत अधिक निर्धारित थी। आजकल रॉबिन इसे सीएल वॉशिंगटन में जी रहा है। उसने कुश्ती में थोड़ा सा हाथ आजमाया, लेकिन जब यह बाहर नहीं था, वह इसके बजाय एक अभिनेत्री बन गई। भले ही वह अब कुश्ती की अंगूठी में नहीं है, रॉबिन अभी भी चीजों की मोटी में है। अपने पिता की विरासत की रक्षा करना, वह अपने पिता के छवि अधिकारों और प्रतिष्ठा के प्रबंधन के पीछे दिमाग है। इसलिए हर मर्च या किसी अन्य संदर्भ के संदर्भ में आप आंद्रे द जाइंट को अपनी बेटी की मंजूरी के मुहर लगाते हैं। सबसे हाल ही में वह एक आंद्रे द जाइंट बायोपिक के लिए अपनी विशेषज्ञता उधार दे रही है।
यह सुनिश्चित करना कि उसके पिता की कहानी सही है। और हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि किसी भी समय आंद्रे के नाम का उल्लेख किया गया है। रॉबिन कानूनी रूप से पाई का एक छोटा सा टुकड़ा पाने के लिए बाध्य है। यदि आप जानते हैं कि हमारा क्या मतलब है, वहाँ खुश कहानी। लेकिन हम इस अगले मामले के लिए भी ऐसा नहीं कह सकते। पहलवान सवाल में क्रिस बेनोइट है। यह एक आदमी है जिसका हमने अपने अन्य वीडियो के एक जोड़े में उल्लेख किया है, इसलिए यदि आप विवरण जानना चाहते हैं उनकी बाहर जांच करो। हम आपको एक त्वरित सारांश देंगे। उनकी मृत्यु से पहले इस आदमी का एक बहुत ठोस करियर था। WWE में एक प्रभावशाली 30 चैंपियनशिप की रैंकिंग, WCW, NJPW, E2 और स्टैपेडी प्रचार। उन्होंने WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी और जिस रात उनकी मृत्यु हुई उस रात WWE इवेंट में एक और विश्व चैंपियनशिप जीतने के लिए तैयार थे। WWE और दोनों का दावा करने के लिए बेनोइट भी अभिजात वर्ग में से एक था। WCW ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप और उन्होंने 2004 में रॉयल रंबल भी जीता। कुश्ती किंवदंती के रूप में उनकी स्थिति पर मुहर लगाते हुए यदि आप सोच रहे हैं कि आप इस आदमी को कैसे नहीं जानते हैं, यद्यपि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी मृत्यु की भीषण प्रकृति ने समर्थक दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। जून में 2007 क्रिस बेनोइट, उस समय व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ में से एक कौन था, एक परेशान करने वाले रैंपेज पर चला गया। पहला, उसने अपनी पत्नी को मार डाला, नैन्सी, जून को 2020। फिर अगले दिन उसका 7 साल का बेटा और अंत में उन्होंने अपनी जान 24वीं जून को अपना जीवन लिया। जांच ने बाद में सुझाव दिया कि अवसाद और कुछ पुरानी मानसिक मुद्दों पर बेनोइट को अपने भयावह कार्यों के साथ कुछ करना पड़ सकता है। लोग क्या नहीं जानते। तथापि क्या इस परिवार के अलावा इस आदमी को पहले शादी कर चुकी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम मार्था था और युगल के 2 बच्चे थे, डेविड और मेगन। 1999 में उनकी शादी दक्षिण में चली गई और इसके बाद वह साथी पहलवान नैन्सी सुलिवन के साथ मिल गए। बेनोइट के निधन के बाद डेविड और मेगन ने अल्बर्टा में अपनी मां के साथ रहना जारी रखा, लेकिन लगभग 10 वर्षों तक कम प्रोफाइल रखने के बाद डेविड बेनोइट ने वापस स्पॉटलाइट में कदम रखना शुरू कर दिया, साक्षात्कार करना और कुश्ती की घटनाओं में दिखाना। डेविड के पास अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने और एक समर्थक पहलवान बनने के इरादे हैं। यहां तक कि उन्होंने लांस स्टॉर्म के कुश्ती स्कूल में कैलगरी में कुछ समय प्रशिक्षण भी बिताया, हालांकि उन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया। अब वह सभी कुलीन कुश्ती या न्यू जापान प्रो कुश्ती जैसे बड़ी लीगों के लिए लक्ष्य कर रहा है और वह क्रिस बेनोइट जूनियर नाम से जाने की भी सोच रहा है। चूंकि उनका मध्य नाम क्रिस है और वह यह बताता है कि इसका उपयोग करने का कोई बड़ा सौदा नहीं है, बेनोइट ने उल्लेख किया कि वह अपने पिता की तरह एक कुश्ती शैली को रॉक करना चाहता था और वह गियर भी है जो बहुत समान है। हालांकि वह तेल उद्योग में काम कर रहा है। अपनी बहन के लिए मेगन बेनोइट वह चीजों को बहुत कम महत्वपूर्ण रख रही है। हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। अगला, हमारे पास एश्ले मासारो है। जब एश्ले ने WWE में 2005 में अपनी शुरुआत की और कच्चे ब्रांड पर चीजों को लात मारी, वह खलनायक विंस के शैतान के चालक दल के साथ झगड़े में सही कूद गई। स्मैकडाउन के लिए एक मसौदा के बाद मासारो ने गियर स्विच किया और के लिए वैलिड बन गया, WWE टैग टीम चैंपियन। WWE में उनके सबसे बड़े क्षणों में रेसलमेनिया में WWE महिला चैंपियनशिप के लिए मेलिना के साथ सिर से सिर जाना और 23-3 में एक प्लेबॉय बनी मेनिया लंबरजिल मैच के साथ रेसलमेनिया में एक्शन में शामिल थे। जुलाई में 2008 मासारो ने अलविदा कहा WWE, लेकिन वह सिर्फ दृश्य से पूरी तरह से गायब नहीं हुई। उसने पत्रिकाओं के टन के कवर को पकड़ लिया, यहां तक कि अप्रैल 2007 में प्लेबॉय और टीवी पर और संगीत वीडियो में पॉप अप किया। इसके अलावा उसके गुजरने से पहले पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने 99 3D शार्क के लिए एक रेडियो डीजे के रूप में काम किया। मई को 15वें 2019 मासारो ने फैन मेल का जवाब दिया, लेकिन वह अपने रेडियो टमटम के लिए नहीं दिखा। उस रात WSKFM एक और डीजे को उसके लिए कदम रखना था। तब अगली सुबह पैरामेडिक्स को एक कॉल मिला और उसने स्मिथ टाउन में अपने स्थान पर मासारो को अनुत्तरदायी पाया, न्यूयॉर्क। वे उसे अस्पताल ले गए, मगर दुर्भाग्यवश उसने इसे नहीं बनाया। 2000 सितंबर के लिए तेजी से आगे एक और यह पुष्टि की गई कि उसने अपनी जान ले ली। याद है जब उसने 2008 में WWE को वापस छोड़ दिया था, पता चला कि यह सिर्फ एक फुसफुसाहट नहीं थी। उसने अपनी बीमार बेटी की देखभाल करना छोड़ दिया, एलेक्सा, जब वह सिर्फ 19 थी। मासारो के निधन के बाद उसके कुछ पूर्व WWE महिला सहकार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर एलेक्सा के लिए एक कॉलेज फंड बनाने के लिए GoFundMe पर एक क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया। उन्होंने $1,000,000 का लक्ष्य निर्धारित किया और वे वास्तव में इसे मारा। तो अब एलेक्सा के बाहर स्मिथ टाउन में न्यूयॉर्क एक छात्र होना, वह मॉडलिंग में डब्ड है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुश्ती वास्तव में उसकी बात नहीं है। आगे बढ़ते रहना
उमगा का कुश्ती करियर बहुत छोटा था, लेकिन यह एक पहलवान बनने के लिए अपने एक बच्चों में से एक को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। एडवर्ड स्मिथ फतू प्रसिद्ध इनोय कुश्ती वंश का हिस्सा थे। जमाल नाम के तहत WWE में शामिल हुए। अपने चचेरे भाई मैट इनोय के साथ टीम बनाना रोजी के रूप में जाना जाता है। टैग टीम में 3 मिनट की चेतावनी। उन्होंने 2003 जून में WWE को छोड़ दिया और फिर सभी जापान प्रो कुश्ती में सफलता पाई, AJPW, जहां वह 2003 से 2005 तक एक प्रमुख व्यक्ति बने रहे। स्मिथ ने एक बॉस की तरह WWE में वापस आ गया, लेकिन इस बार उन्हें उमागा के नाम से जाना जाता था। वह एक रैंपेज पर चला गया। कच्चे की तरह यह उसका व्यक्तिगत खेल का मैदान था। 2007 जनवरी तक, जब वह आखिरकार जॉन सीना के खिलाफ अपने मैच से मिले। उसके अलावा उमगा बहुत सफल था, जीतने के बाद अब WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 2 बार। और चलो, उसके स्टार को मिस्टर के रूप में मत भूलना, जंगली में मैकमोहन का दाहिना हाथ आदमी। रेसलमेनिया में अरबपतियों की लड़ाई 23। अफसोस की बात है, उमगा ने जून 2009 में पदोन्नति छोड़ दी। उस वर्ष के दिसंबर में अपनी असामयिक मृत्यु तक इंडी सर्किट के लिए स्टैनफोर्ड आधारित कंपनी में अपना समय व्यापार करते हैं। 4 दिसंबर को 2009 फतू की पत्नी ने उन्हें अपने ह्यूस्टन में सोफे पर पाया। टेक्सास घर पूरी तरह से अनुत्तरदायी, खून उसकी नाक के नीचे भाग गया। एक उन्मत्त 911 कॉल किया गया था और फतू को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। तथापि पैरामेडिक्स ने पहचाना कि फतू को दिल का दौरा पड़ रहा था और वह अपने दिल को फिर से शुरू करने में कामयाब रहा, लेकिन उन्होंने मस्तिष्क गतिविधि के कोई संकेत नहीं दिखाए। वह पूरे दिन जीवन समर्थन पर रहा, जब तक कि उसे अंततः एक और दिल का दौरा पड़ा और बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। 5 PM सिर्फ 36 साल की उम्र में। हाइड्रोकोडोन का मिश्रण कैरिसोप्रिडोल और डियाजेपाम उनके सिस्टम में पाया गया था, जो मूल रूप से दर्द निवारक और मांसपेशी आराम करने वाले हैं। यह भी पता चला कि उन्हें दिल और जिगर की बीमारी थी। अंत में यह निर्धारित किया गया था कि उनकी बार बार दवा का उपयोग अपने मौजूदा दिल की स्थिति के साथ संयुक्त उनकी दुखद मौत का कारण बना। उमगा की एक पत्नी और 4 बच्चे थे और उसकी मृत्यु के बाद उनके परिवार ने आर्थिक रूप से संघर्ष किया। उसके सभी बच्चों के लिए, यद्यपि केवल उसका बेटा जिला मीडिया में उसका उल्लेख करने के लिए कुछ भी किया है, दुर्भाग्य से सही कारणों से नहीं। जिला का प्रचार तब आया जब वह कुछ कानूनी परेशानियों में आ गया और टेक्सास किशोर जेल में 6 साल बिताने के लिए उकसाया। तथापि रिहा होने के बाद जिला ने पूर्व के स्कूल में कुश्ती में अपनी शुरुआत पाई, WWE सुपरस्टार बुकर टी। वहां उनका पहला कुश्ती मैच था, जहां उन्होंने अपने पिता को समोआ स्पाइक मूव के अपने संस्करण के साथ सम्मानित किया। इसके बाद हमने वास्तव में उससे ज्यादा नहीं देखा या देखा है। जबकि उमगा का सेब अपने करियर के रास्ते के बाद अपने बच्चे के साथ पेड़ से दूर नहीं था, ओवेन हार्ट के बच्चों को कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। ओवेन हार्ट पौराणिक हार्ट कुश्ती राजवंश के सदस्य थे, जो एक के दौरान खराबी के कारण दुखद रूप से निधन हो गया। WWE मैच। अपने करियर के दौरान इस दोस्त ने अपने कुश्ती करियर में कई प्रशंसाएं जीती। एक बार USUA यूनिफाइड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने सहित 2 बार के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 1 बार का यूरोपीय चैंपियन और 4 बार विश्व टैग टीम चैंपियन। उन्होंने 1999 WWF किंग ऑन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट भी जीता और कंपनी के लिए कई पेपर व्यू इवेंट्स को सुर्खियों में रखा। अपने असाधारण इन रिंग कौशल के लिए जाना जाता है। ओवेन को कंपनी में शीर्ष कलाकारों में से एक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी गई थी। दुर्भाग्य से मई को 23, 1999 कैंसस सिटी में कैंपर एरिना के राफ्टर्स से अपने प्रवेश के दौरान मिसौरी उपकरण खराबी, वह एक लाइव दर्शकों के सामने और एक पेपर व्यू इवेंट के दौरान अपनी मृत्यु के लिए गिर गया। हार्ट ने कुछ समय पहले स्टंट की कोशिश की थी और उनकी विधवा मार्था ने सुझाव दिया कि हार्नेस और केप को समायोजित करने के उनके आंदोलन ने अनजाने में एक शुरुआती रिलीज को ट्रिगर किया। इस घटना को टेलीविजन दर्शकों को नहीं दिखाया गया था, क्योंकि पे पर व्यू प्रसारण पर गिरावट के दौरान एक पूर्व टैप किए गए विग्नेट को प्रसारित किया जा रहा था। भले ही उसे अस्पताल ले जाया गया। हार्ट का निधन उन चोटों के कारण हो गया जिनसे वह निरंतर थे। 70 फुट गिरना। उनकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। अपनी मौत के समय एक 7 साल का बेटा और 3 साल की बेटी। हार्ट ने 1982 में मार्था जोन पैटरसन से मुलाकात की और उनकी शादी 1989 में हुई। 1999 और एथेना क्रिस्टी हार्ट में 1999 में ओज एडवर्ड हार्ट है। उनके बच्चे कुश्ती में नहीं हैं, जो निश्चित रूप से पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि उनके पिता ने अपना जीवन खो दिया है, लेकिन परिवार ने आज ओवेन की मृत्यु के लिए
कंपनी पर मुकदमा दायर करने के बाद उन्हें $3 मिलियन मिले। ओज ओवेन का बेटा लंदन में रहता है। मानवाधिकारों में अपनी पीएचडी अर्जित करने के बाद हैरानी की बात है, एक रॉक कलाकार और गिटार वादक के रूप में उनका करियर है। यद्यपि इस दौरान उनकी मां मार्था ने ओवेन हार्ट फाउंडेशन की शुरुआत की और वह और उसकी बहन दोनों में पिचिंग कर रहे हैं, जरूरतमंद लोगों को छात्रवृत्ति और आवास देना। एथेना वहीं दूसरी ओर 2023 में 28 हो गए और 2016 में पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अब उसने अपने पैर की उंगलियों को अभिनय उद्योग में डुबो दिया। हम अभी तक नहीं कर रहे हैं, यद्यपि और आगे की खोज की हमारी सूची में कि बच्चों के साथ क्या हुआ है। WWE पहलवान जो मर गए, हम एडी गुरेरो की संतानों पर एक नजर डालेंगे। हर ओजी कुश्ती प्रशंसक को याद है कि कैसे गुरेरो की मौत हर जगह प्रशंसकों के लिए एक कठिन झटका थी। यह दोस्त कुश्ती की दुनिया में एक बल था। मेक्सिको में अपने कौशल का प्रदर्शन जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ECW में स्टेंट सहित DCW और WWE। वह अपने लातीनी गर्मी व्यक्तित्व के लिए लोकप्रिय रूप से जाना जाता था। एक चालाक और संसाधनपूर्ण पहलवान जो जीतने के लिए जो कुछ भी करेगा वह करेगा। पारिवारिक रूप से चिल्ला रहा है, मैं झूठ बोलता हूं, मैंने धोखा दिया, मैं चोरी करता। उनकी प्रसिद्धि 2003 और 2005 के दौरान बढ़ी, विशेष रूप से स्मैकडाउन ब्रांड पर, जहां वह एक प्रिय चरित्र बन गया। भले ही वह बहुत सफल रहा, एडी ने लगातार मादक द्रव्यों के सेवन की समस्याओं से जूझ रहे थे। शराब और दर्द निवारक की लत सहित, जो कभी कभी उनकी कहानियों में खेला जाता था। नशे की लत के साथ उनके संघर्ष को उनकी आत्मकथा में भी प्रलेखित किया गया था। मौत को धोखा देना, जीवन चोरी करना। WCW छोड़ने के बाद एडी गुरेरो ने WWE को 2000 में शामिल किया। रवैया युग के दौरान आ रहा है। उन्होंने एक समूह का गठन किया जिसे कट्टरपंथी के रूप में जाना जाता है। क्रिस बेनोइट की पसंद के साथ डीन मालेंको और पेरी शनी। उन्होंने WWF यूरोपीय चैंपियनशिप और WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर कब्जा करके जल्दी से अपनी छाप छोड़ी। दुर्भाग्य से उनकी लत के मुद्दों ने 2000 में उनकी रिहाई का नेतृत्व किया। तथापि 2002 में पुनर्विचार करने के बाद उन्होंने अपने भतीजे चावो के साथ मिलकर लॉस गुएरेरोस का निर्माण किया। WWE टैग टीम चैंपियनशिप जीतना। गुरेरो नवंबर 13 पर अपनी असामयिक मृत्यु तक एक प्रशंसक पसंदीदा रहा। 2005 जब उनके भतीजे चावो ने उन्हें मिनियापोलिस में अपने होटल के कमरे में बेहोश खोजा। चावो ने गेरेरो को बाथरूम में गुजरते हुए पाया, अभी भी एक टूथब्रश पकड़े हुए, और यद्यपि वह उस समय जीवित था, बाद में उन्हें 38 साल की उम्र में मृत घोषित कर दिया गया। एक शव परीक्षा से पता चला कि गुरेरो की मृत्यु हृदय संबंधी बीमारी के कारण होने वाली तीव्र दिल की विफलता से हुई थी। उस करियर का सम्मान करते हुए उसके पूरे जीवन में गुरेरो की शादी 1990 से विक्की गुरेरो से हुई थी, जब तक कि उनके 2005 में गुजर नहीं रहे थे। उनकी 2 बेटियां एक साथ थीं, शॉल मैरी गुरेरो और शेरिलिन एम्बर गुरेरो। दोनों अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते थे और पहलवान बन गए। गुरेरो की एक और बेटी भी थी जिसका नाम कायली मैरी गुरेरो है, जो विक्की से 2 साल के अलगाव के दौरान था। उनकी सबसे पुरानी बेटी शॉल परिवार की परंपरा का पालन किया और शामिल हो गया। 2010 में WWE कंपनी के साथ हस्ताक्षर करना और उनके विकास प्रणाली में उसके कौशल को विकसित करना। FCW जो बाद में NXT हो गया। उसने रिंग नाम रकील डियाज के तहत प्रतिस्पर्धा की, लेकिन उसने एक खाने के विकार से जूझ लिया और उसे 2014 में WWE को छोड़ना पड़ा। शुक्र है वह वापस उछल गई और खुशी मिली। उसने एक WWE पहलवान से शादी की, एडन अंग्रेजी, 2016 में। जबकि वह अब सक्रिय रूप से कुश्ती नहीं कर रही है, वह अभी भी उद्योग में गहराई से शामिल है। विभिन्न कुश्ती कंपनियों के लिए घोषणा करना और टिप्पणी करना जैसे अन्य काम करना, AEW सहित। वह वर्तमान में शिकागो में रहती है और अन्य रचनात्मक रास्ते भी खोजी है। पिछले कुछ वर्षों में एक बर्लेस डांसर के रूप में बिताना। एडी गुरेरो का दूसरा सबसे पुराना बच्चा शेरलिन गुरेरो कुश्ती से एक अलग रास्ता लिया। 28 में वह ह्यूस्टन में रहती है, टेक्सास, एक ग्राहक, समन्वयक और चिकित्सा सौंदर्य शास्त्र प्रदाता के रूप में काम करना। इसके अलावा वह कला और सामग्री निर्माण के माध्यम से खुद को व्यक्त करती है। तथापि शर्लिन और उसकी मां और बहन के बीच चीजें तनावपूर्ण लगती हैं। एक टिकटॉक वीडियो में उसने खुलासा किया कि उसकी मां के पति ने 2020 में हमला किया था। इस घटना के बाद उसकी मां के साथ उसका रिश्ता बहुत खराब हो गया। उसकी मां ने उसे अवरुद्ध कर दिया और प्रतीत होता है कि वह अपने पति का पक्ष ले रही है। एडी का तीसरा बच्चा काय पिछले रिश्ते से था। काय सिर्फ 4 साल का था जब गुरेरो का निधन हो गया। अब 21। कई ने उसे एक विशेष प्रभाव मेकअप कलाकार के रूप में डरावनी में विशेषज्ञता के रूप में पाया है।
अंत में हमारी सूची में हमारे पास ब्रांड विलियम पिलमैन है। नाम से परिचित नहीं? कुआं इस दोस्त ने भगदड़ कुश्ती में प्रसिद्धि प्राप्त की। 1980 के दशक से पहले प्रमुख कुश्ती पदोन्नति में अपनी पहचान बनाने से पहले WCW, ECW और WF में 90 के दशक पिलमैन की विरासत उसके ढीले तोप व्यक्तित्व के आसपास बनाई गई थी, जो मूल रूप से अपने अप्रत्याशित व्यवहार और काम किए गए शूट के लिए प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था, जिसने उसे कुश्ती की दुनिया में काफी रहस्य बना दिया। अपने करियर के अंत में पिलमैन ने अपने लंबे समय के दोस्त और पूर्व टैग टीम पार्टनर के साथ मिलकर काम किया, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, यादगार कहानियों में संलग्न, जिसमें एक बंदूक शामिल है। उन्होंने एटीट्यूड एरा के शुरुआती चरणों के दौरान हार्ट फाउंडेशन के साथ गठबंधन किया। रिंग में उनकी चपलता और कौशल के बावजूद अप्रैल 19 में एक कार दुर्घटना में 99 ने उन्हें गंभीर टखने की चोटों के साथ छोड़ दिया। उसकी क्षमताओं को सीमित करना अफसोस की बात है। पिलमैन ने 1999 में अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया, जो एक अनिर्धारित दिल की स्थिति के कारण था। उन्होंने कुल 6 बच्चों के साथ एक मिश्रित परिवार को पीछे छोड़ दिया, 2 सौतेले बच्चे और 4 जैविक बच्चे। और चलो इसे इस तरह से डालते हैं। ब्रायन पिलमैन के बच्चों का बचपन बहुत मोटा था। उनकी बेटी और इकलौता बेटा ब्रायन जूनियर अपनी मां के नए पति के हाथों दुरुपयोग का सामना करना पड़ा, यहां तक कि कई बार भूख लगती है। ब्रायन पिलमैन की गोद ली हुई बेटी एलेक्सिस मिशेल रीड उनके नक्शे कदम पर चलते हुए और सेक्सी लेक्सी पिलमैन के रूप में पेशेवर कुश्ती में प्रवेश किया, लेकिन उसने अपने सपने 2009 में एक घातक कार दुर्घटना से कम कर दिए थे। जब वह मर गई तो वह केवल 26 साल की थी। सौभाग्य से ब्रिटनी, ब्रायन की दूसरी बेटी, 2016 में कॉलेज से स्नातक होने के बाद सफलता मिली है। वह अब अपने कपड़े की दुकान का मालिक है, SJ हेवन कंपनी, एडगेवुड में, केंटकी, और 2 साल के बच्चे के साथ खुशी से शादी की है। ब्रायन जूनियर के लिए उन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी कुश्ती यात्रा शुरू की, जल्दी से अपने लिए एक नाम बना रहा है और अंततः AEW में शामिल हो गया। उनके अनुबंध समाप्त होने के बाद उन्होंने कदम बढ़ाया। WWE वर्तमान में लेक्सस किंग नाम के तहत NXT पर प्रदर्शन कर रहा है। ब्रायन जूनियर 2017 में अपने कुश्ती करियर की शुरुआत की। उन्हें लांस स्टॉर्म द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और वह अपने पिता की विरासत को ट्विटर हैंडल के साथ फ्लाइंग ब्रायन ज़ेर में श्रद्धांजलि देता है। इनमें से कौन से मामले आपको सबसे दिलचस्प लगते हैं? टिप्पणी अनुभाग में हमें अपने विचार बताएं। और इससे पहले कि आप छोड़ दें, इस वीडियो को पसंद करना न भूलें और रिंग प्रतिद्वंद्वियों की सदस्यता लें ताकि आप अगले लोगों को याद न करें।